चलो छोटी सी बात से शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी। देखो, नोट्स बहुत अच्छी बननी चाहिए। जो जिस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा आपको वो सेम फॉलो करना है। अनटिल अनलेस एग्जाम में 90% पार्ट वहीं से आने आता है। आपको पूरी तैयारी के दौरान किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। अदरवाइज आपको कुछ और करना है तो बात अलग है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ 4 चीज़ें, आपकी नोट्स अच्छी हो, आपकी क्लास की रेगुलरिटी अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए आपका जो है एनसीईआरटी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आपके पास होनी ही चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो एक बार मैं बता रहा हूँ, बस इतना फॉलो करना। 4 साल 5 साल जो लगाओगे तैयारी में, उसकी बजाय एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी नोट्स ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस लगाने चाहिए और इसके बाद आपको लगाना चाहिए प्रीवियस ईयर, बस। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो मेंस और एडवांस जरूर लगाएं। और अगर आप जो है नीट एस्पिरेंट है, अपनी नीट की तो जरूर लगाएंगे, साथ साथ में जेई का जरूर टच करें। जेई मेंस का क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगाएं, एडवांस लगाए ना लगाए, राइट। पहले सिलेक्शन जरूरी है, फिर टॉपर बनना। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, बच्चा सोचता है एक बार में 720 लाएंगे, कभी आएगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं। नवंबर तक की तैयारी में पूरा ध्यान 600 नंबर स्कोर करने पर रखिए, बस, इससे ज्यादा नहीं करना है। पूरा नवंबर, इसी तरह जेई में भी सेम पैटर्न होता है। पूरा ध्यान आपको 600 नंबर पे स्कोर करने में होना चाहिए। 600 जब आपके पास आ जाएगा, फिर अगले नवंबर से लेकर के दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए सिर्फ 50 नंबर बढ़ाने के लिए, सिर्फ 50 नंबर बढ़ाने के लिए। यहां से शुरुआत होती है सिलेक्शन की, जो टॉपर बनते हैं। जब आप दिसंबर जनवरी तक यहां पर पहुंचेंगे, इसको टच करेंगे, अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके मन का कॉलेज मिलना शुरू हो सकता है। जैसे तैसे कॉलेज नहीं, आपके मन के कॉलेज। जिंदगी में एक बार ग्रेजुएशन कर पाओगे, ये गारंटी बता रहा हूँ। हमें हमेशा ये मिथ होता है कि हम तो कर लेंगे, कभी ना कभी तो बात होगी। एक बात याद रखना, मौका 1 या 2 बार मिलेगा जिंदगी में। सिंपल बता रहे, बहुत एकदम सीधा नियम है। हमें ये जरूर लगता है कि हम लाइफ में, अरे हमें बहुत, अभी तो 4 साल है, अभी 5 साल है। मौका लाइफ में 1 या 2 बार लगता है, बाकी बार जिंदगी तुमको दिखाती है क्या तुम ट्राई करते रहो, हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होगा। जितने ज्यादा आप रिपीट करेंगे उतना आपका सिलेक्शन कम होएगा। आप सोचिए ना, जितने ज्यादा रिपीटर्स हैं उतना कम सिलेक्शन है उनका। क्या रीजन आ रहा है? रीजन आ रहा है कि आपका जो पीर प्रेशर है वो बहुत बढ़ने वाला है। आपकी जो, अब आप एक साल के अंदर, अब देखो जैसे तुम 2 बच्चे हो, अब तुम अपना पहले आप स्कूल में थे, स्कूलिंग करते थे, आपका एक डिसिप्लिन पैटर्न बना था, जैसे तैसे कुछ ना कुछ तो पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे फ्रेशर होंगे या जिन्होंने एक बार पेपर दिया होगा, जो 12 पास आउट है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि सर डिसिप्लिन नहीं बन पाता। ऐसा है? आलसी नहीं, ऐसा लगता है कि हमारे पास समय तो बहुत है उस थोड़े से काम को करने के लिए। ये दिखता है, ये बहुत क्लियर कट होगा अगर आपको मैं बताऊं। जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, उनके पास अब कोई पैटर्न नहीं है। अब उनको लगता है यार एक ही चैप्टर कवर करना है, चलो अभी 10 बजे तक सो लेते हैं, 11 बजे से उठ के रिवाइज कर लेंगे, कोचिंग तो 4 बजे की है ना? ऐसा एकदम क्लियर ऐसा होता होगा। और जब आप यहाँ पर आते हो 11 बजे, तो यार अभी तो बहुत टाइम है, शाम में रिवाइज कर लेंगे या कुछ और जरूरी काम कर लेते हैं, मामा ने बोल दिया ये सामान लेकर के आओ, ये आ जाओ। इन चीज़ों से बचिए, एक ही पैटर्न फॉलो करिए। अगर आप रात में चलने वाले नॉकटर्नल इंसान हैं तो आप रात में पढ़िए। अगर जैसा आपका पैटर्न है, जैसा पैटर्न है, एक पैटर्न फिक्स करो और उसी पैटर्न को अपनी जो है पूरी दिनचर्या में रखो। तरीका बताते हैं। 99 चैप्टर्स हैं भैया नीट वालों के लिए, 98-99 चैप्टर्स हैं टोटल। इन्हीं के आसपास सिलेबस घूमेगा, बस यहीं तक स्टक रहना है। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमें बाउंड्रीज नहीं पता है। दायरा, सिलेक्शन दायरा बनाने से होता है। इतने को फॉलो करोगे तो 90 में से 85 क्वेश्चन बायो में सही करोगे, 45 में से 42 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सही करोगे और 45 में से 42 क्वेश्चन तुम फिजिक्स से सही करोगे। इतनी चीज़ों को फॉलो करोगे।
और इसके अलावा तुम छपेड़ा, पीएमटी, टेढ़ी पुलिया क्लासेस की नोट्स लगाओगे, मटेरियल लगाओगे और पता नहीं कितने कितने पब्लिकेशन की मटेरियल लगाओगे, तो तुम पता है वो 5% क्वेश्चन के लिए भागोगे, जिसे सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन इसी से होना है। इतने के अलावा अगर तुम्हारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको किनारे कर दो, कहते जो सेलेक्ट हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं, इस पर काम करिए। चलिए हम लास्ट एक अच्छी नोट्स बनाते हैं। पहले लिखिए रदरफोर्ड मॉडल, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसके बारे में, आप लोग कुछ नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। कौन आए थे आज की क्लास में? वैसे हमें पढ़ना था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, कि क्या क्या कमियां रही, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ पिछली क्लास को, ठीक है। चलिए नोट करिए। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, तो कहेंगे सर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब चलो तुमको बताते हैं बेटा, तुम सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। बस नाम काफी है, फर्स्ट नेम। पूरे क्लासरूम का एक दिमाग में हमेशा एक बात रखिएगा कि फर्स्ट नेम तक ही काम चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप तैयारी के लिए उतरे। एक बात याद रखिएगा, आपकी जो पूरी दिमाग है वो फर्स्ट नेम के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अगर तैयारी के दौरान आप कैटेगरी को सोचेंगे कि यार मुझे तो इतने में ही मिल जाएगा, कभी सिलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ हमें अपने बेस्ट कॉलेज के लिए सोचना है, ये रखिएगा दिमाग में। चलिए अब देखिए, रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्हीं के जस्ट पहले जे थॉमसन साहब आए थे। जे थॉमसन साहब ने क्या बताया था कि जो एटम है वो बूंदी के लड्डू जैसा है, या आप वाटरमेलन की बात करिए, तो उसमें उन्होंने बोला कि पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। क्या है? पूरा एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब पूरे एटम पर पॉजिटिवली चार्ज पड़ा हुआ है हर जगह। मतलब अगर तुम वाटरमेलन को या तरबूज को देखते हो तो उसका जो पूरा रेड फ्लैशी एरिया है, लाल लाल जो जितना भी है, उस पोर्शन को उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अलावा, अरे नुकसान नहीं करेगी बेटा, वो तुम लोग से डर रही है, ठीक है। और उन्होंने उस वाटरमेलन के अंदर जो काली काली सीड्स हैं, उन सीड्स को उन्होंने बोला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। कैसा है क्या? नहीं। इनकी बात को काउंटर करने के लिए क्या हुआ, अब जब पूरा एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज है और अगर यहाँ से मैं पॉजिटिव रेज वो करूँ, क्या करूँ, ऐसी रेज जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो एक बात, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ रुकेगी कि डिफ्लेक्ट हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, ऐसे पाथ को डेविएट कर जाएगी। क्योंकि जैसे नॉर्थ पोल मैग्नेट को तुम टच कराओ तो क्या होगा? थोड़ा सा तेज यहाँ पे इसलिए बताएंगे कि बहुत बोरिंग पार्ट है, बस आप सीखते जाइए, आपको आता है ये चीज, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। ये जे थॉमसन थे। अब जे थॉमसन की आगे की बात करते हैं, रदरफोर्ड साहब की। चलिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक एक्सरे गन ली, ठीक है, और यहां पर ये लेड का कोट है। आप लोगों ने कभी वो देखा है लोगों को एक्सरे करते हुए? कैसे क्या पहनते हैं? आपने कभी देखा? वो लैब कोट पहने होते हैं, मतलब जनरली लोग जो नहीं जानते वो तो नहीं पहनते, बट ज्यादातर जो टेक्नीशियन जो अच्छे, अगर आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएंगे तो आपको लैब कोट पहने हुए दिखेंगे। वो लैब कोट किस मटेरियल का बना होता है? तो लेड, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लेड। लेड क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कौन सी? एक्सरेज को, ठीक है। तो यहाँ से एक्सरेज निकली और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही पतला सा गोल्ड फॉइल लिया। क्या लिया? गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी वो मिठाई नहीं सुनी, वो वाली जिसमें चांदी का वर्क होता है, काजू कतली, क्या बात है, खाइए ना। तो आप सोचिए कि वो उसको अगर आप टच करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, कभी जो छूते ही वो टूटने लगती है। आप सोचो वो सोने वाली खाई हो, ये तो चांदी वाली होती है ना। खाइए
तो कितने रुपए किलो होगी वो? कम से कम तो 40-50 हज़ार रुपए किलो। नहीं नहीं, मैंने देखी है, मैंने ऐसा देखा है कि लखनऊ में हेजलनट फैक्ट्री में शायद मिलती है ना, जिसमें गोल्ड वाली वो रहती है मिठाई। गोल्ड का कौन सा टेस्ट होगा? मिठाई का टेस्ट होता है। ठीक है चलो, महंगे शौक हमारे नहीं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फिल्म लगाई, क्या लगाई? फोटो रिसेप्टर्स या फिल्म लगाई। और ये बनी हुई थी किसकी? कहेंगे जिंक सल्फाइड की। किसकी बनी थी? जिंक सल्फाइड की। तो उन्होंने एक चीज एक्सपीरियंस करी कि जब उन्होंने यहाँ से बहुत सारी एक्सरेज को पास कराया तो उन्होंने देखा ज्यादा से ज्यादा एक्सरेज तो सीधे जाकर के जिंक सल्फाइड। अब ये परफोरेटेड थी। कैसे थी? परफोरेटेड, बहुत पतली सी थी, एक शीट की मान लो। ज्यादा से ज्यादा जो रेज है वो सीधे चली गई और बहुत कम क्या हुई? डेविएट हुई। ठीक है, और बहुत ज्यादा कम ही रिफ्लेक्ट बैक हुई। क्या हुई? बहुत ज्यादा कम क्या हुई? रिफ्लेक्ट बैक हुई। इस बात से उन्होंने ये बात बोली कि भैया एटम, अच्छा एक बात बताओ, डेविएशन, अच्छा एक बात बताओ कि डेविएट क्यों कर रही है? क्यों ये डेविएट कर रही है? इसका मतलब ये किससे टकरा रही है? प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। किससे? प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहीं पर उन्होंने बताया, देखा कि उन्होंने कि सेंटर के आसपास ही डेविएशन था, इसके अलावा जितनी भी रेज थी वो हॉलो रेज एकदम सीधे सीधे निकल गई। अब यहीं से उन्होंने तीन बात बोली कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या हुई? सीधे निकल गई, पार करके निकल गई। और जो डिफ्लेक्ट हुई, जो डेविएट हुई, वहीं से उन्होंने बताया कि जो सेंटर पोर्शन ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस, तो और उसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरी बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट। यही बात उन्होंने बताई। ठीक है, कितनी बार नोट करोगे एक ही चीज? डायग्राम नहीं बनाया था। चलो आगे बढ़े। चलो डन, लिखिए, ऑब्जर्वेशन लिखिए। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, because most of the alpha particle pass undeflected, pass undeflected। next point लिखिए, a few alpha particle get deflected at some angle, and the last and the very important point, very few, 1 out of 20,000 particles deflected at 180। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वेट अ मिनट बेटा, महक आपको समझ आ रहा है बेटा? लाइव क्लास के सारे बच्चों को समझ आ रहा है? डन। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, कंक्लूजन लिखिए।
अब मुझे खुद बताइएगा, जो अल्फा रेज होती है, आप लोग जानते हो अल्फा रेज के बारे में? चलिए देखिए, जो अल्फा रेज होती है, एक्चुअली अल्फा रेज इज जस्ट अ सिनोनिम ऑफ हीलियम आयन। कौन सा आयन? अब जरा हीलियम आयन की बात करो। हीलियम में हीलियम का एटॉमिक नंबर 2He4 यही होता है। तो ये एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होगा? 4 - 2 दैट इज 2, राइट। अब यहाँ पर बात करो कि अगर इसके ऊपर हीलियम आयन है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक भी नहीं, इलेक्ट्रॉन 0 और प्रोटॉन कितने? 2। बात समझ में आ गई? He+ का मतलब समझ में आ गया? नोट करिए, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन, राइट? आया समझ में? ठीक, चलो। महक, अनायता, कितने बच्चे हैं? जितने देखें। एक सेकंड रुकिए जरा लाइव में। ओके, गेटिंग राइट, गुड। चलें आगे बढ़े बेटा, नोट इट डाउन। आंसर कहाँ से आ गया इसमें? प्रशांत सर को एंट्री मिल गई है, फिर भी चल जाएंगे ये। चलो फाइन, देखिए most of the part of atom is vacant. Point number 1, ये कंक्लूजन है आपका। देखिए, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज in it. Now the next is positive charge atom is concentrated in nucleus, right? चलो नोट करिए। ओके डन। लिखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। Now next is mass of atom. Mass of atom is concentrated at nucleus. Is concentrated at nucleus. You know very well that proton and neutron is present in nucleus, right? Which is also called nucleons. Okay, नोट करिए। Okay, getting my point? Done? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पक्का हो गया था ना?
size of nucleus is very small. Size of nucleus is very small, and the radius of atom is about to 10 की पावर -10 मीटर, राइट। चलिए, अब न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो कहेंगे सर एटम से तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। तो इट इज अबाउट 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -15, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 की पावर 5, माइनस में कहाँ आएगा, ऊपर चला जाएगा ना। अरे भैया 1 अपॉन 10 अगर कहीं लिखा है तो यही कहलाएगा 10 की पावर -1, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 की पावर -1, जब तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी वैल्यू, आना चाहिए। क्या नाम है, विवेक, राइट, आ रहा है, तेज तो नहीं चल रहा है अभी तक, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री में कुछ इंग्लिश हिंदी जैसी बात है क्या, थोड़ी थोड़ी सी है ज़्यादा बस, हाँ। अच्छा, आप लोगों को पता है कश्मीरी में इसको हम लोग यहाँ पे तो कैसे वैसे किया है, ठीक है, ठीक ठाक सी बात, तो कश्मीर में कैसे बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री नहीं, जार पार, जार पार, जार पार, मतलब ठीक था, हाँ ठीक है। चलिए, हाँ ये भी सीखेंगे इसी सिलेबस, इसी फीस में। रेडियस ऑफ एटम इज Rn into 10 की पावर 5, राइट, ठीक, ओके। अब वापस से आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ड्रॉबैक के बारे में इनके, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग लिखिए और मैं थोड़ा सा आराम करूँ। ठीक है, तो द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, देखिए दुनिया एग्जाम में भी, मैं आपको सब बता रहा हूँ, एग्जाम में भी इनके पॉस्युलेट्स कम आते हैं और इनकी ड्रॉबैक ज्यादा आती है। क्यों? अच्छा, दुनिया एक दूसरे की कमियां निकालती है, राइट। तो जब कमियां निकालेंगे कि हम आपकी कमी निकालेंगे तभी तो आप सेलेक्ट होंगे, राइट। इसी तरीके से ड्रॉबैक रदरफोर्ड की दुनिया ने बताई, तभी तो बोहर मॉडल आया। हाँ, कही अच्छी बात है। द ऑर्बिट दस कंटिन्यूज टू श्रिंक। अब ये कैसी बात है, अच्छी बताओ, एटम बना किसकी चीज से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन, जो ये एटम का श्रिंकेज है, अगर एटम श्रिंक होना चाहेगा तो 10 की पावर -5 सेकेंड के अप्रॉक्स में ही खत्म हो जाएगा कोई एटम, इतने कम टाइम में, बहुत कम टाइम में भी 0.000 समथिंग सेकेंड्स के अंदर कोई एटम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब बात किस पे आई, बात शुरू हुई थी इस बात से कि एटम बना किससे है, तो एटम प्रोटॉन से बना है, न्यूट्रॉन से बना, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। और अच्छा है, बताओ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच नहीं लेगा अपने पास। तो क्या ऐसी चीज है कि एटम में इलेक्ट्रॉन अपने आप घूम रहा है जबकि अपोजिट चार्ज है, फिर भी अच्छा, तब तो बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम बात कर रहे हो। बाहर से क्या लग रहा है, अपनी नॉलेज बताओ, तुम बताओ, क्या नाम है, सोनाली, राइट, आकांक्षा, बताओ। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 11th का तो फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। और जब आप अपने बड़े लोगों के साथ बैठते तो वो कहते होंगे कि एटम में जब बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन है, तो वो एटम स्टेबल कैसे है, खत्म हो जाना चाहिए। नहीं सुना ये एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या रीजन है, जल्दी से बताएं, कोई बता पाएगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो
डन। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, तो देखते हैं। ठीक, ये भैया आपका इलेक्ट्रॉन, हाँ तुम बताने वाले थे। ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस। अब देखो ये जब ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है ना, तो जब ये रिवोल्यूशन में जा रहा है तो ये अभी ऐसा करेंगे तो सीधे ऐसा लग रहा है सेंटर के पास भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, मैं ये पीछे के लिखने के लिए समय दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। ये सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉन पर? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो नाम है ना, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा एक बात समझो, जब भी कोई कार, जब तुम अगर कार चलाते होगे आजकल के टाइम पे तो बड़ा जोश रहता है ना, यंग एज में ज्यादा जोश रहता है कार चलाने का, तो बच्चा क्या करता है कि पूरी स्टीयरिंग एकदम टर्न आता तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करती है, देखा है कभी? तो जब कोई भी चीज घूमेगी तो वहां पर जो है कौन कौन से फोर्स लगेंगे? अंदर की तरफ कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब एक बात समझो, गाड़ी अपनी जगह पर कैसे टिकी हुई है? जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाए, उसी वही एक कंडीशन है जब वो उसी जगह पे रहेगी और फ्रीली उस पाथ को फॉलो करेगी, यही तो बात है। ये जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूँ तो मैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ, और जब बाहर वाले, जब गाड़ी बाहर घूम रही है तो बाहर के साइड कौन सा फोर्स लगाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा है, तभी तो लग रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्टेशनरी रहता है। हाँ, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का, अब इसको नोट करिए। मुझे तो लगा आप लोगों को ये बात पता होगी, आपने बताया बोला, एक बार बताया था। अच्छा ही बताया था। चलो चलो पढ़ो। तो वो सबसे पहली बात क्या नहीं बता पाए? He could not explain the stability of atom। ठीक है, तो the orbit will thus continue to shrink। So इनकी पहली ड्रॉबैक थी, he could not explain stability of atom। भैया लाइव वाले बच्चों को आ रहा है? एक सेकंड बेटा, नोट करें। चलिए आगे बढ़े, डन। चलो बोहर्स मॉडल छोटा सा है, देख लीजिए, देख सकते हैं। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या बताता है? यहाँ पर डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात होती है। तो आपको पता है कि कोई भी रेडिएशन है, कोई भी लाइट है, लाइट आप लोगों ने क्लास में पढ़ी होगी, तो कौन कौन सा नेचर होता है लाइट का? तो देखिए दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। लाइट के वेव नेचर का इस्तेमाल करके माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन कौन सा? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अच्छा, पूरा क्लास 12 इस बात से भरा पड़ा है, राइट? अगर फिजिक्स आप देखते हैं क्लास 12 में तो पूरा क्लास 12 इसी चीज के आसपास घूमने वाला है। Now next thing is this कि इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus with a definite velocity। अगर velocity fix है तो acceleration 0, ठीक है, in a circular path of fixed radius। ठीक है, चलिए अब रेडियस ऑफ एटम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट या प्रिंसिपल एनर्जी शेल या फिर एनर्जी लेवल या मेन शेल और शेल्स।
these orbits are concentrically around the nucleus. मतलब concentric शब्द का मतलब कहाँ से आ रहा है विवेक? सुनो, concentric का मतलब अगर ये न्यूक्लियस है ये ठीक है, तो एक के ऊपर एक रिंग जा रही है, इसको कहते हैं कोसेंट्रिकली प्रेजेंट। आया समझ में? नोट किया? स्ट्रगल बढ़ गया हाँ विवेक, दिक्कत हो रही है? अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ स्टेबल हो जाओगे उसके बाद, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे मैक्सवेल साहब के बारे में, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। थोड़ा सा पहले आप लोगों को पढ़ा दें, उसके बाद मैं आपसे इसमें ऐड करूंगा। इसमें जितनी, देखिए मेरा एक तरीका है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरी ऐसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हमारा जो पूरा पढ़ाने का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ आपके बोर्ड और नीट को लेकर के है। उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें एग्जाम में आ रही है। हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें टॉपिक को इतना आना चाहिए कि मेरे नीट जेईई के क्वेश्चंस निकल जाए, मेरे बोर्ड्स के क्वेश्चन निकल जाए, इसके बाद जब आपको जानकारी करनी हो तो पीएचडी कर लीजिएगा। ठीक, हाँ बस इतनी नॉलेज रखिए। क्या आगे बढ़ जाए? पक्का डन हो गया विवेक? नोट करो नोट करो भैया, लाइव में सारे बच्चों का नोट हो गया? चलो नोट्स बहुत प्रॉपर बनाइए। आगे बढ़ूं? तुम लोग का हो गया बच्चों ना? एक तो तुम लोग इतनी छोटी छोटी हो, ऊपर से तुम लोग सबसे पीछे बैठते हो, फिर शुतुरमुर्ग की तरह ऐसे ऐसे करके देखती हो हैं? चलो देखो, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नोट करिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, बहुत बहुत शानदार पॉइंट है, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल loses एनर्जी। अब देखो, इसी चीज को, इसी शब्द को सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि किसी भी एटम का कलर, जैसे कैल्शियम का कलर, जैसे कोई भी, जैसे आयरन का कलर, कभी कभी सुना ना कि भैया ये अपने कलर स्पेक्ट्रम में जब देखा गया तो ये ग्रीन कलर का है, ये इस कलर का है, कुछ ग्रे कलर के हैं, ये कलर कहाँ से आ रहा है? तो एक्चुअली सच सच देखो, लाइट का एक स्पेक्ट्रम है, हमें कौन सी रेंज दिखती है? तो कहेंगे 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है हमको दिखेंगी। विबग्योर सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाटएवर द यार, हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है राइट। अब मेरी बात समझिए, मेरी सिंपल सी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये कलर हमें दिखते हैं, ये कलर कहीं ना कहीं लाइट की वजह से, कहीं ना कहीं रेडिएशन से रिलेटेड। तो जिस समय एटम इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो है सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा होता है, उस समय वो कुछ एनर्जी भी रिलीज कर रहा होता है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको पता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ये जो एनर्जी है जब विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में आती है तो हमें क्या दिखता है? कलर, राइट। अब बात आती है, सो एन इलेक्ट्रॉन moving in a circular orbit, moving in a, दूसरी पे ले लो बेटा, हाँ, will lose energy
स्मॉलर एंड स्मॉलर, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी हो सकती है पर आपको समझ आएगी। एंड हाँ, मैं यही सुनना चाहता हूँ। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन अ न्यूक्लियस। क्या आप लोगों ने कभी भी रेडियो एक्टिव डीके के बारे में सुना है? तो क्या थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी ऐसी बन नहीं रही है? हाँ, सुना होगा कि कार्बन डेटिंग कराते हैं और ये सारी चीजें सुनी है कि नहीं? कितने साल पुराना है, भगवान जी का मंदिर मिला, पता कर रहे हैं कि अरे कितने 100 साल पुराना है। ये कितने 100 साल पुराना कहाँ से आता है डेटा? ये रेडियो एक्टिव डेटिंग कराते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में, जिसमें आप हाफ लाइफ के बारे में पढ़ोगे, राइट? तो ये रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ोगे, वहां पर ये चीज बताएंगे। अच्छे पॉइंट्स हैं। अब मैक्सवेल की प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? मैक्सवेल को क्यों लोगों ने रिकॉग्नाइज किया नहीं किया? तो इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आगे जो है हमें जब हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर चीजों को पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नोट हो गया बेटा? चलिए फाइन। ठीक है, इनकी ड्रॉबैक लिखो। एक सिंपल सी बात करो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे बात समझ में? यस, क्या करना है? बंद। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, इसमें सबको मजा आएगी। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, बेसिक है। चलिए नोट करिए, देखिए समझ, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। अच्छा, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आप लोगों से, आप में से कोई बताए कि किसी भी एटम, विवेक आपसे पूछ रहे हैं, किसी भी एटम में न्यूक्लियस जितना प्रोटॉन होता है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए था एटॉमिक नंबर, क्योंकि पूरे एटम में जितना कुछ पढ़ते हैं सब कुछ इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमता है ना? प्रोटॉन से तो कभी मतलब ही नहीं पड़ता। सारी चीजें, चाहे बॉन्ड बनना हो, चाहे बॉन्ड टूटना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन निकलना हो, इलेक्ट्रॉन आना हो, सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमते हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम पढ़ते हो तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो यहाँ पर क्यों प्रोटॉन दिया? सर क्या है ना उसका सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन को रेट से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स नहीं होती। कभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये 11 की जगह सोडियम आयन में 10 हो गया, और क्लोरीन की जगह क्लोराइड बन गया Cl-, तो उसके बाद 18 हो गया ना, तो वो बार बार एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। लेकिन प्रोटॉन का जो नंबर है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो ये रीजन है कि प्रोटॉन को हम कंसीडर करते हैं एज एन एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिनोट किस कलर किस साइन से करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, लिखा हुआ है, देखो लिखा है एटम ऑन द होल। एक नॉर्मल एटम की अगर हम बात करें, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि फॉर न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे सोडियम आयन है,
या क्लोराइड आयन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, गुड, नोट कर लिया, साइड में लिख लीजिएगा। इस बात को यहाँ पे लिखवाऊंगा तो थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ? तो लिखिए फॉर चार्ज्ड पार्टिकल एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए नोट करिए। क्या बोल जाते हो? इस पीपीटी में आप बुरे आते हैं वीडियो। ब्लू वाले में ना? हाँ, अब मैं ब्लैक वाली भी व्हाइट पीपीटी में पढ़ाऊंगा ही। चले आगे बढ़े। लिखिए एग्जांपल लिखिए, लाइक सोडियम आयन। तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? क्या लिखिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। चलिए अब आगे की बात, नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। 23 इलेक्ट्रॉन 23 है। अरे मेरे भाई, क्या करूं मैं? एक बार ही पंखा चला दे, एक बार एसी चला दे, एक बार एसी बंद कर दे, यही सब करते रहे। हाँ, ऑन करो बेटा, क्या करना है इनका, ठीक है, पढ़ाए ना। फ्लोराइड है, चलो इसके बारे में बताओ। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो बताए भैया आप लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ठीक, चलें आगे बढ़े, जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत थोड़ा टॉपिक कवर हुआ बेटा, मुश्किल से आप लोगों का आधा पेज कवर हुआ होगा, राइट? आधे पेज की नोट्स बनी। 4 पेजों में। चलें आगे बढ़े। चलिए इधर देखिए, इधर बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझसे आप लोग लड़ाई कर सकते हैं, अब बहुत अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं कि साहब ये कैसे हो गया। तो मैं कहूंगा कि जब किसी भी एटम में आइसोटोप होता है, फिर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आइसोटोप की बात कर रहे हैं या एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं, मैं आइसोटोप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर वेरिएबल है। अब जैसे ऑर्थो हाइड्रोजन सुना होगा, पैरा हाइड्रोजन सुना होगा, सुना है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि मास नंबर, देखो जो आइसोटोप्स के केस में तो वेरिएबल हो जाएगा, जैसे सुना होगा कि 35.5 क्लोरीन, हाँ, तो वहां पे तो नहीं है, वहां तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। चलो ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूँ ये मास नंबर उनके लिए है। द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम एटॉमिक मास बोलेंगे तो वहां पर किसका परसेंटेज, जैसे कार्बन की बात करो तो कार्बन 12, कार्बन 14, राइट? तो कहीं पर भी कितना प्रोपोर्शन है, 1 मोल, अगर कहीं मैं 1 मोल कार्बन की बात कर रहा हूँ तो मैं कितने की बात कर रहा हूँ? 12 ग्राम कार्बन, मतलब कितने पार्टिकल? 6.02 into 10 की पावर, हाँ, नहीं जानते ये सब, सुना है? ये सुना है कि नहीं? मोल कॉन्सेप्ट, मोल पढ़ा होगा तुमने क्लास 9th में। एटॉमिक कौन सा चैप्टर नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है ना चैप्टर का। मोल कॉन्सेप्ट क्लास काट दिया था इसको बारे में। में। सब हैं बच्चे, क्लास 11 में काट दिया था, 10th में। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पढ़ते हैं।
तो मास नंबर इज द सम ऑफ द, अच्छा इस बात से खुशी है कि नहीं कि एटम के बारे में कुछ नहीं पता 9th क्लास? ये वाकई में बहुत बड़ा डिजास्टर है कि आप एक तो 9th की सीबीएसई की बुक देख लो या यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एक ही, अब सब जगह एनसीईआरटी चलता है, एक तो बुक देख लो, वो उससे भी आदी हो गई। मतलब मैं सच बताऊंगा आज ऐसा लगता है नोट्स लेके घूम रहा है कोई। सर और 11th में तो बायो में 2-3 चैप्टर। कोई बात नहीं बेटा, आएगा। तो मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. It is denoted by A, right? And you know very well that where n is क्या number of neutron. तो atomic mass is equal to number of proton plus number of neutron. ठीक है? n is the number of neutron. The mass number is a whole number. आगे बढ़ जाए. कुछ बातें लिखवा दो उसमें. अच्छा एटम का रिप्रेजेंटेशन तो तुम लोग अभी आगे लिखवा लेना, ऐसे एक मान लेना. यही हो गया. Right? This is the representation of an atom. चलो ये देखो आपके सर ने एक बात बोली थी और देखो यहाँ पे लिखी हुई है वो बात. सर ने बोला था ना कि एटॉमिक मास की जब बात करते हैं तो वो फ्रैक्शनल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप. नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब हम दिखाएं कि व्हाट आर आइसोटोप. आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास वेरिएबल होता है. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1H1 1H2, जब भी मैं 1H1 बोल रहा हूँ तो 1 इज अ जेड, राइट? तो ZXA होता है, तो 1H1 भैया, ठीक है? तो यहाँ पर आ रही है द डिफरेंट मास नंबर्स एंड द एटॉमिक मासेस. आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, इस बार तो रदरफोर्ड पे क्वेश्चन आया था नीट में. क्यों? रदरफोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे. इस बार तो बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन था इस चैप्टर से. हाँ, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल. आइसोटोप में डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी बट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. राइट? यही तो बात हुई थी और यही बात तो नहीं, कौन नहीं बता पाया था? कुछ याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी अगर किसी ने पढ़ा हो तो उनसे पूछा गया था आइसोटोप की पोजीशन बताइए, तो नहीं बता पाए थे. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अच्छा, मेंडलीव ने क्राइटेरिया में क्या लिया था? एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास. एटॉमिक मास लिया था लेकिन उन्होंने प्योरली एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं किया था. उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को भी कंसीडर किया था. तो जब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की तो इनडायरेक्टली क्या शुरू हो गया? एटॉमिक नंबर की बात. इसीलिए उनका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना था. मेंडलीव ने बहुत तगड़ा बनाया था. 1A 1A 1B 2A 2B, बहुत शानदार पीरियोडिक टेबल किसी ने बनाया. हालांकि उनको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया पर वही रिस्पांसिबल थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना. मेंडलीव की सबसे बड़ी गलती कुछ याद है तुम लोगों को? नहीं, उससे भी अच्छी चीज एटॉमिक मास तो कंसीडर किया था. वही तो एटॉमिक मास में कहाँ गलती किए थे? आयरन कोबाल्ट निकिल में जबकि इसका निकिल का एटॉमिक मास कम था लेकिन क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी वो कोबाल्ट के बाद रखा. कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था और निकिल का कम था. इसी बात पे वो फंस गए थे. राइट? चलो आगे बढ़े. अच्छा, एक चीज और जानिए कि तैयारी के दौरान एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, चैप्टर्स को रिलेट करना सीखिए. कौन सा चैप्टर एग्जाम में किस चैप्टर के पोर्शन को मिला करके क्वेश्चन बन सकता है. जैसे आप समझिए, मैं बायो में एक बहुत छोटी सी बात करता हूँ, रिक्सिया मार्केंशिया. उसमें रिक्सिया में पूछ लिया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हाँ वो याद है? आप लोग बायो में एक पार्ट पढ़ते हो क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वो पढ़ते हो, क्या नाम है, यूनिसेक्सुअल प्लांट और मोनोसिस डायोसिस कंडीशन. पपाया, डेट पाम, याद है? पपाया एंड डेट पाम आर डायोसियस, कोकोनट मोनोसियस, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है. क्वेश्चन आया था क्लास 11th में रिक्सिया से, मार्केंशिया से. मार्केंशिया का क्वेश्चन पूछा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पोर्शन से कि ये डायोसियस प्लांट है कि मोनोसिस. जबकि क्लास 11th का चौथा चैप्टर है प्लांट किंगडम, तीसरा चैप्टर माफ कीजिएगा,
तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, वहां पर एल्गे पार्ट है, वहां का क्वेश्चन यहाँ पर, अरे वो नहीं देखा है, एक ऐसे ऐसे हरी हरी पत्ती वो जैसी दिखती है, दिस इज द रिएक्शन मार्केशन, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए करेंगे, यही पढ़ा लिए सब। आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप may differ in physical property because physical property are depend on atomic mass, because physical property depends on atomic mass। एक बात याद रखना, एक मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, टीचर जो बात बोलता है हर बात लिखवा नहीं सकता, तो तुम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन तुम अपने पार्ट से लिख लो यार, क्योंकि एटॉमिक मास पर डिपेंड है, तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के क्या बनेगा, एसर्शन रीजन, यही सब तो बनता है, ठीक है। और बट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज़ केमिकल प्रॉपर्टी आर डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, यहाँ Z लिख लो, यहाँ A लिख लो, ड्यू टू A, ड्यू टू Z, ठीक है। प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गेटिंग माय पॉइंट? लाइव में आ रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में? हाँ नहीं बेटा, यहाँ पे लाइव में, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन के बारे में देखिए, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप, तो कहेंगे 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन के भी होते हैं, ठीक है। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, तो इसको H की जगह D से भी रिप्लेस करते हैं, याद है, हैवी वाटर सुनाओ, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। तो लिखिए हाइड्रोजन हैज 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप, 1H1, 1H2 और 1H3। आप लोग N/P रेशियो बना सकते हैं क्या, N/P रेशियो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो कहेंगे 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो A - Z = N होता है ना, अरे एटॉमिक मास = Z + N होता है ना, तो भैया N = A - Z नहीं होगा, होगा? तो अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, तो यहाँ पर क्या है 1 - 1, इस वाले केस में 1 - 1 नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, इतना तो आ रहा है, तो बहुत बेसिक हो 1, हाँ कह रहे हैं ये सब में नहीं फंसिए, हाँ यू गाइस आर फ्यूचर ब्लडी डॉक्टर्स इंजीनियर्स राइट, हाँ 2 - 1, तो आप लोग वो अपने फोन पे तो वही वाली रिंगटोन लगा लीजिए, नहीं बुलेट से आता रहता है बाना बाबा वाली, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज A - Z, घर में कोई पूछा करे I'm a bloody doctor, you know, I'm a bloody surgeon, लेकिन अभी प्रीति के चक्कर में पड़ जाना, देखो हाँ प्रीति भी मिलेगी, प्रीतम भी मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद, ठीक है। हाँ पापा पसंद होगा ज्यादा अच्छा होगा। पहले पता है क्या होता था, पहले के जमाने में जैसे अब लोग भाग के शादी कर लेते थे, घर वाले नहीं माने, कर ली भाग के शादी, तो पहले ये होता था कि जैसे भाग के शादी होती कर ली, तो पापा को फोन करते थे, पापा हमने शादी कर ली, पापा इज वेरी प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई लड़की से ही करा होगा, राइट। आज जमाना कुछ बदल गया है, हाँ तो अब अभी आप पापा को फोन करोगे ऐसी हरकत करने के बाद, तो माँ बाप पूछते किससे करी, हाँ अभी लास्ट ईयर बैच में 2 लड़के थे, हाथ पकड़ के बैठते थे, हाँ मतलब वो एक दूसरे के बैठे हाथ पकड़े बैठे, हम समझ नहीं आ रहा होता था कि क्या चल रहा है भाई, इतना म्यूटेशन कैसे हो गया, तो 2/1 राइट, N/P रेशियो इज 2/1, तो N/P = 2/1, आंसर इज 2, गेटिंग? यहाँ तक समझ में आ गया? क्या वो कौन सा एक्ट आया था, ऑल फॉर लव, लव फॉर ऑल, समथिंग राइट, आर्टिकल कौन सा ये, किसके लिए प्राइड मूवमेंट है, ठीक है। हाँ देखिए ये हाफ लाइफ की बात आ रही है, यहीं से शुरुआत हुई, किसी ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो वहाँ पे हाफ लाइफ शब्द सुना होगा आप लोगों ने, हाँ व्हाट इज हाफ लाइफ एक्चुअली, कोई भी एटम को पूरा खत्म होने से, डीके मतलब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है,
तो 100% डिके होने का 50% होने पर, मतलब टोटल डिके होने के आधा वाली कंडीशन को हाफ लाइफ कहते हैं। क्या हाफ लाइफ शब्द जैसा कुछ और भी बायो में भी है? क्लास 11 बायोमोलिक्यूल Vmax/2, याद आया कुछ? बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी में आखिरी पेज के जस्ट पहले पढ़ेंगे, ठीक है? तो बस मैम 2 मिनट में छोड़ दें बच्चों को, ठीक है? समझ आ गया? जा करके जरूर देखा करें इन सब चीजों को। हो गया डन? अरे एग्जाम में नहीं आएगा। अरे मान लो कल को तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो इसी नोट से, तो काम आना चाहिए ना कि हाँ। चलिए, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है, नोट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो मैंने n/p रेशियो ऑलरेडी आप लोगों को देखना भी नहीं है बेटा, इसीलिए इस कलर का किया। हाँ, n/p रेशियो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है ना। तो इतना कुछ इसलिए बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कर रहे हैं, आपका मन नहीं है, तो यही बनाते बनाते टाइम काट लीजिए, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिए, अब बात आती है कि व्हाट इज हाइड्रोजन। तो जनरली यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। क्या हो रहा है भाई? अपना पढ़ाई करो। हाइड्रोजन इज जनरल नेम फॉर द कैटायनिक फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H+ आयन। So the term hydrogen include cation of hydrogen isotope of hydrogen के isotope कौन से होते हैं? H+, D+ और T+। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।